चलो बेटा, आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों ने खुद पढ़ना है, लेकिन आप लोग इतने अच्छे नहीं है कि खुद पढ़ें। तो मैं आप लोगों को सुपरफिशियली बस क्विक रिवीजन इसकी करा देती हूँ, क्योंकि आज मैंने कोशिश करनी है कि मैं आज 3 चैप्टर पढ़ा दूँ। कोई एक बच्चा बताएगा कि आपके जनरल एनाटॉमी में कितने चैप्टर हैं, जो आपने पढ़ने हैं? क्या मैम हुआ? 7 7 है? 7 है जी। ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। चलो, ठीक है बेटा, ओके, अपना माइक म्यूट करें। चलें बेटा, क्विक रिवीजन करा रही हूँ मैं, बस सुपरफिशियल, ठीक है? ओके। तो बेटा, स्किन के आपको पता होना चाहिए कि इसके सिनोनिम्स क्या है। क्यूटिस भी, डर्मा, इंटेगुमेंट, जहां पे भी ये तीनों वर्ड आपको लिखे हुए नजर आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्किन के बारे में बात करें। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है। जो हमारे पास जो एयर का अंदर वाला हिस्सा है, जो जिसे हम क्या कहते हैं, एयर कैनाल कहते हैं, वहां पे भी स्किन ने उसको कवर किया हुआ होता है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो हमारी कान के अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है, वहां पे भी स्किन ने उसको कवर किया हुआ होता है, ठीक है? इसी तरह जो हमारी बॉडी में स्फिंक्टर्स हैं, वहां पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, वहां पे भी स्किन ने उसको कवर किया हुआ था। ये स्किन के बारे में मैंने जनरल बताया था, ठीक है? उसके बाद जो है बेटा, आपको पिगमेंटेशन कौन कराता है स्किन की? मेलानिन, मेलानॉइड, केराटीन, हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसके बाद आपने पढ़ा है कि थिकनेस कितनी होती है इसकी, 0.5 से 3 मिलीमीटर तक होती है। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में क्या आ जाता है कि स्किन की बेसिकली 2 लेयर्स होती है। एक होती है एपिडर्मिस और दूसरी होती है डर्मिस, ठीक है? तो एपिडर्मिस की बेटा 5 लेयर्स होती है: स्ट्रैटम बेसेल, स्ट्रैटम कॉर्नियम, ठीक है? स्ट्रैटम ल्यूसिडम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम और स्ट्रैटम कॉर्नियम, ठीक है? आपने इनको तरतीब से याद करना होता है। तरतीब यह इनकी: स्ट्रैटम बेसेल है, स्ट्रैटम स्पाइनोसम है, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम है, स्ट्रैटम ल्यूसिडम और स्ट्रैटम कॉर्नियम, ठीक है? इसके बाद फिर डर्मिस होती है। हम डर्मिस के बारे में पढ़ते हैं कि बेटा ये एपिडर्मिस के नीचे होती है, डीप होती है, और ये वैस्कुलर लेयर। जो एपिडर्मिस होती है वो एवैस्कुलर होती है, वहां पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। लेकिन डर्मिस जो है डीप है और इसकी वैस्कुलर सप्लाई होती है। यहाँ पे ब्लड वेसल, लिम्फेटिक नर्व सब कुछ होता है। इसकी बेटा 2 लेयर्स है, एक सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर है, दूसरी इसकी रेटिकुलर लेयर होती है, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ी थी कि सबसे इरेगुलरिटी स्किन की क्या होती है? टेंशन लाइंस होती है। टेंशन लाइंस कहाँ पे होती है बेटा? जो हमारे डॉर्सम ऑफ हैंड पे होती है। जो हमारे पास फ्लेक्सर लाइन है वो हमारे पास पाम ऑफ द हैंड पे होती है, जब हम स्किन फोल्ड करते हैं या हम क्लोज करते हैं, जो हमारी बल्कि आपको शो भी हो रही होती है अपने पाम ऑफ हैंड पे, प्रोमिनेंट होती है लाइंस, वो होती है हमारे पास फ्लेक्सर लाइन। उसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाई थी क्लेविज लाइंस, ठीक है? जो हमारे पास पेपिलरी रिजिज होती हैं, वो कहाँ पे होती हैं बेटा? हमारे जो है ये फिंगरप्रिंट पे होती है पेपिलरी रिजिज, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था बेटा थिक स्किन का और थिन स्किन का कंपैरिजन पढ़ाया था। थिक स्किन में बेटा एपिडर्मल लेयर 5 होती है, थिन में बेटा 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है? और जो है इनमें स्ट्रैटम ल्यूसिडम, थिन लेयर में जो है, थिन स्किन में स्ट्रैटम ल्यूसिडम बेटा एब्सेंट होती है। उसके बाद हमने पढ़ी थी कि एपिडर्मल रिजिस जो है थिक स्किन में होती है, लेकिन थिन स्किन में नहीं होती। और जो स्पेशियस ग्लैंड है, जो थिक स्किन होती कहाँ है बेटा? पाम और पाम पे और सोल पे होती है। तो यहाँ पे स्पेशियस ग्लैंड और हेयर फॉलिकल वगैरह नहीं होते। लेकिन जहाँ थिन स्किन होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। स्वेट ग्लैंड थिक स्किन में बहुत ज्यादा होते हैं, थिन स्किन पे कम होता है। आपको पता है कि हाथ और पाँव पे ज्यादा पसीना आता है, ठीक है? सेंसरी रिसेप्टर्स थिक स्किन में ज्यादा होते हैं, थिन स्किन में कम होते हैं। इसी तरह लोकेशन जो है आपको पता होना चाहिए, थिक स्किन जो है पाम और सोल में है, और बाकी पूरी बॉडी में थिन स्किन होती है। फिर उसके बाद आते हैं बेटा अपेंडेजेस ऑफ स्किन। अपेंडेजेस ऑफ स्किन में हमने पढ़े थे क्या? नेल, हेयर वगैरह पढ़े थे, ठीक है? तो नेल क्या है, इसका सिनोनिम क्या है? ऑनाइको, अंगस, ठीक है? ये जहाँ भी लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि नेल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है? नेल्स हैं क्या असल में? दीज आर हार्डन केराटिन प्लेट्स, ठीक है? हार्ड हार्ड है केराटिन प्लेट्स, और होती कहाँ पे? फिंगर और टोज की टिप्स पे, ठीक है? उनकी डॉट्स सरफेस पे। और इन्होंने फ्लेंजेस को रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करने थे। इसका स्ट्रक्चर क्या है बेटा? रूट होती है नेल्स की, फिर उनकी बॉडी होती है, फिर फ्री बॉर्डर होता है, ठीक है? जो बॉडी का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वहां पे क्रीसेंट शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लेन्यूल कहते हैं, ठीक है? लैटरल बॉर्डर, जो हमारे नेल्स का लैटरल बॉर्डर है बॉडी का, नेल्स के बॉडी का जो लैटरल बॉर्डर है वहां पे बेटा नेल फोल्ड होता है, ठीक है? और जो है नेल बॉडी और नेल फोल्ड के बीच में क्या होता है? नेल ग्रूव होता है, ठीक है? ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, ये बुक से आप लोग सारा पढ़िएगा, ठीक है? जो है बेटा रूट रूट और बॉडी के नीचे जो हमारे पास स्किन है, ठीक है, जो पे जर्मिनेटिव जोन और कोरियम है, उसे हम क्या कहते हैं? नेल बेड कहते हैं। यहाँ से जो है नेल की ग्रोथ होती है, ठीक है? अच्छा, हमारी जो है बेटा आगे लिखा हुआ है कि नेल ऑफ द मिडल फिंगर ग्रोज द फास्टेस्ट, ठीक है?
फिर आपने पहले पढ़ी हमने नेल जो है फर्स्ट अपेंडिजेज है, उसके बाद हेयर भी क्या है स्किन की अपेंडिजेज में आ जाते हैं। हेयर क्या है केराटिनस फिलामेंट्स, ठीक है, वो हार्ड, वो नेल कहते हैं हमारे पास हार्ड थे, केराटिन प्लेट्स थी, ये क्या है फिलामेंट्स है, केराटिनस फिलामेंट्स है। और ये कैसे बनते हैं फ्रॉम द इमेजिनेशन ऑफ जर्मिनेटिव लेयर एपिडर्मिस इनटू द एपिडर्मिस, ठीक है। जो एपिडर्मिस है ना उसकी जो जर्मिनेटिव लेयर है वो क्या कर देती डर्मिस में इन्वेजिनेट कर देती है, ठीक है। और ये बेटा हेयर होते क्या है हमारी पूरी बॉडी पे होते हैं एक्सेप्ट पाम पे, सोल पे, ठीक है, हमारी डिस्टल फ्लेंजिस पे नहीं होते, अम्बिलिकस पे नहीं होते, फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे नहीं होते। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्या होता है बेटा हमारे पास, ठीक है, इनर मोस्ट मेडुला होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, और एंड में क्या होता है क्यूटिकल होता है। पहले हमने सबसे पहले स्किन की डेफिनेशन पढ़ी है, फिर हमने उसका पढ़ा है पिगमेंटेशन कौन कराता है, फिर हमने उसकी लेयर्स पढ़ी है बेटा, ठीक है। और फिर हमने डर्मिस की लेयर्स पढ़ी हैं, उसके बाद हमने फिर अपेंडिजेस ऑफ स्किन पढ़े हैं, ठीक है। अपेंडिजेस ऑफ स्किन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा हमारे पास, हमने पढ़ा है सबसे पहले नेल। अब यहाँ पे देखें आप स्किन में क्या क्या है, ठीक है, हेयर है, सेबेशियस ग्लैंड है, कनेक्टिव टिश्यू है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें सबसे पहले लेयर होती है एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और फिर नीचे सबक्यूटेनियस फैट होता है, ठीक है। ग्लैंड्स भी हमने पढ़े थे एक्राइन एपोक्राइन, ठीक है, ग्लैंड्स पढ़े थे हमने, सेबेशियस ग्लैंड्स पढ़े थे हमने, ठीक है, इनको भी मैं अभी आपको पढ़ाती हूँ। फिर अभी हमने टेंशन लाइन पढ़ी है और क्या पढ़ी है हमने, फ्लेक्सर लाइन पढ़ी है और हमने पेपिलरी रिजेस पढ़ी है, ठीक है। इसके बाद जो है ये हमने नहीं पढ़ना, हेयर हेयर हम पढ़ रहे थे, ठीक है। हेयर किसे, हेयर की बॉडी रूट शूट ये होता है, ठीक है, हेयर फॉलिकल होता है, फिर उसकी एक्सटर्नल आउट रूट शीथ होती है, इनर आउट रूट शीथ होती है, ठीक है, ये भी हम पढ़ते हैं। ये देखें आप डर्मिस, ठीक, हेयर का इन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया है। ये जो ब्लैक है ये बेटा ये हेयर की शाफ्ट है, और जिस जगह से जो ये हेयर की शाफ्ट निकल रही है इसको हम क्या कहते हैं स्वेट पोर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा जो मसल है जब हमारे जब सर्दी लगती है या गूज बम्स होते हैं तो हेयर जो है हेयर फॉलिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो वो कौन सा मसल होता है इरेक्टर मसल, हेयर इरेक्टर मसल, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा हमारे पास हेयर रूट है, दिस वन इज हेयर रूट, ठीक है, हेयर फॉलिकल होता है, हेयर की क्या है रूट होता है, जो हमने आपको मैंने बुक से पढ़ाया था उसमें क्या होता है जो इम्प्लांट हुआ हुआ होता है हेयर का पार्ट जो डर्मिस में होता है वो रूट होता है, फिर एक जो प्रोमिनेंट सा होता है वो बल्ब होता है, फिर जो प्रोजेक्टिंग पार्ट होता है उसे हम शाफ्ट कहते हैं। शाफ्ट में क्या होता है इसकी आउटर लेयर में बेटा मेडुला होता है, इनर में बेटा कॉर्टेक्स और फिर क्या होती है क्यूटिकल होती है। और जो इसकी रूट है यहाँ पे एंड पे जो रूट है हेयर की, ठीक है, वहां पे क्या होता है बेटा हेयर फॉलिकल होता है, ठीक है, वो हेयर फॉलिकल बना किससे होता है शीथ ऑफ एपिडर्मिस और डर्मिस से, ठीक है। और फिर ये हेयर फॉलिकल एक्सपैंड होकर क्या बना देता है हेयर बल्ब बना देता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो हेयर फॉलिकल है जो हमने पढ़ा था उसको कौन सी शीट ने कवर किया होता है इनर रूट शीट, आउटर रूट शीट और कनेक्टिव टिश्यू शीट में, ठीक है। जो यहाँ पे हमारे पास हेयर फॉलिकल है ना बच्चों, इसको आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है उसमें आउटर रूट शीट है, इनर रूट शीट है और कनेक्टिव टिश्यू शीट है, ठीक है। उसके बाद अब हमने ग्रोथ ऑफ हेयर पढ़ी थी कि हमारा जो है लाइफ स्पैन जो है हेयर का 4 मंथ से लेकर 4 इयर्स तक चेंज होता रहता है, और जो है पर वीक हमारे हेयर की ग्रोथ कितनी होती है 1.5 से 2.2 मिलीमीटर, ठीक है। कलर ऑफ हेयर जो है हमारी जो है टाइप ऑफ और अमाउंट ऑफ मेलानिन पिगमेंट पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमने फिर पढ़े थे बेटा स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स हमारी पूरी बॉडी स्किन पे होते हैं एक्सेप्ट लिप्स पे नहीं होते, मेल के ऑर्गन पे नहीं होते और नेल बेड पे नहीं होते, ठीक है। उसके हमारे पास टाइप्स क्या है एक्राइन ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्राइन ग्लैंड जो है हमारे पास हमारी पूरी बॉडी पूरी लाइफ तक रहते हैं, जो एपोक्राइन ग्लैंड है वो सिर्फ कब एक्टिव होते हैं वो एट द लेवल ऑफ पुबर्टी, जब पुबर्टी के लेवल पे हमारी बॉडी पे एक्टिव होते हैं एक्टिव होते हैं, और एक्राइन जो है स्टार्ट से ही बर्थ से ही जो है एक्टिव रहते हैं। और जो है एक्राइन ग्लैंड की ओपनिंग कहाँ से होती है थ्रू द स्वेट पोर, मैंने अभी आपको डायग्राम में स्वेट पोर दिखाया था, ठीक है। और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड कहाँ पे होते हैं हेयर शाफ्ट के अराउंड होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है इनका एक्राइन का टेम्परेचर को मेंटेन करना और एपोक्राइन का ऑर्डर को बॉडी की ऑर्डर को कंट्रोल करना। और हमारे एक्राइन स्वेट ग्लैंड को नर्वस सिस्टम कौन सा कंट्रोल कर रहा है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स विच आर कोलिनर्जिक, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि न्यूरॉन्स हैं सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स उनके काम कर रहे हैं। और कोलिनर्जिक का मतलब है वहाँ पे एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होता है। एपोक्राइन में क्या है बेटा पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स हैं बट वो आर एड्रीनर्जिक, ठीक है, वहां पे नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा। सिक्रीशन एक्राइन स्वेट ग्लैंड में बेटा वाटरी है विद सॉल्ट्स,
लेकिन जो एपोक्राइन है वहाँ पे क्या होता है, लिपिड्स और प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और थिक होता है थोड़ा। उसके बाद बेटा हम क्या पढ़ेंगे, सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ऑयल 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 की प्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है। और सेबेशियस ग्लैंड स्मॉल होते हैं, ठीक है, और जो है इन क्लस्टर की शेप में होते हैं ये, ठीक है। और इनके जो डक्ट्स हैं वो हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल के साथ ही ये होते हैं, और इनके डक्ट हेयर फॉलिकल में ओपन हो रहे होते हैं, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होलोग्राइन इन नेचर है, इन्हें ये बनाती ये इनकी एक्सक्रीशन बनती कैसे है, बाय द फैटी डीजनरेशन, ठीक है। फैट्स की डिजनरेशन से ये एक्सक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं और ऑयल एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। और नर्वस कंट्रोल कौन दे रहा है इनको, हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे बॉडी के हार्मोन ज्यादा एक्टिव है तो हमारा ऑयली स्किन ज्यादा होगी, ठीक है। अगर बिल्कुल एक्टिव नहीं है या कम एक्टिव है तो ड्राई स्किन होती है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है स्पेशस ग्लैंड का, इन्होंने स्किन को लुब्रिकेट करना है, मॉइस्चर प्रोवाइड करना है, हमारी बॉडी को स्किन को हार्मफुल सनरेज से इसने बचाना है, ठीक है। और इनका जो सीबम का एक्शन है बैक्टीरियसिडल एक्शन भी होता है। फंक्शन ऑफ स्किन में आपको पता है हमारी स्किन जो है प्रोटेक्ट करती है, सेंसरी टच को, पेन को, टेम्परेचर को सेंस करती है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, हमारी स्किन पे जो चीजें आती हैं या कोई भी चीज हम अप्लाई करें तो उसको एब्जॉर्ब करती है। स्किन जो है स्वेट को और सीबम को सिक्रीट करती है। एक्सक्रीशन किसकी होती है, वाटर साल्ट्स की, ठीक है। जो हमारा हम जो स्वेटिंग होती है, रेगुलेशन, जिस तरह स्वेटिंग होगी तो हमारी बॉडी में पीएच की रेगुलेशन होगी, सिंथेसिस हमारी स्किन में ही विटामिन डी की सिंथेसिस होती है। उसके अलावा बेटा हमारी स्किन क्लोराइड्स को स्टोर करती है, और जो है बेटा अगर स्किन डैमेज हो जाए तो वहाँ पे जो है दोबारा से स्किन जो है क्विकली हील हो जाती है, ठीक है। वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी का वाटर बैलेंस भी हमारी जो है स्किन मेंटेन रखती है, ठीक है। उसके बाद हमारी स्किन की बेटा ब्लड सप्लाई क्या होती है, जो हमारे पास जो एपिडर्मिस है, मैंने आपको बताया था कि उसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, लेकिन जो हमारे पास डर्मिस है उसकी ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। और जो है ब्लड सप्लाई है डर्मिस की, लेकिन एपिडर्मिस की नहीं है, तो उसको सप्लाई, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रही है, बाय डिफ्यूजन। नर्व सप्लाई मैंने आपको बताया था कि हमारी जो है स्किन पे मोटर सप्लाई भी होती है और सेंसरी सप्लाई भी होती है, ठीक है। जो हमारे पास सेंसरी नर्व एंडिंग्स है वो कौन सी होती है, फ्री नर्व एंडिंग, जो उन्होंने पेन को परसीव करना होता है। मर्कल डिस्क होते हैं वो जो हमारे मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। किसी भी मैकेनिकल स्टिमुलस को उन्होंने जो है सेंस करना है। मीजनस कॉर्पसल्स वो भी मैकेनो रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने प्रेशर, टच, वाइब्रेशन वगैरह को सेंस करना है। पैक्सिनियन कॉर्पसल जो है उन्होंने डीप प्रेशर को सेंस करना है। रिफनी एंडिंग जिन्होंने हीट को करना है, और क्रॉजेस बल्ब उन्होंने कोल्ड को, ठीक है। बेटा ये सारा आपने पढ़ा था, ये चैप्टर मैंने आपकी क्विक रिवीजन कराई है, ठीक है। आप लोगों को मैंने बल्कि खुद कहा था कि आप लोगों ने पढ़ना है, लेकिन पढ़ा नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। तो इनकी आपकी इस चैप्टर की क्विक रिवीजन हो गई है। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले, जल्दी करें। मैम ये एक दफा लेयर्स ऑफ शाफ्ट दोबारा बता दें। बेटा लेयर्स ऑफ शाफ्ट में मैंने आपको बताया है कि अगर हम आउटर मीन्स के हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना, अगर हम उसको क्रॉस सेक्शनली कट करें तो आपको पता है जिस तरह किडनी में हमने पढ़ा आउटर लेयर किडनी की क्या होती है, मेडुला होती है। इसी तरह शाफ्ट की भी आउटर लेयर मेडुला, फिर अंदर से फिर क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या होता है, क्यूटिकल होती है, कवरिंग होती है, ठीक है, क्यूटिकल की। ये हो गई शाफ्ट। लेकिन जो शाफ्ट है ना, जब शाफ्ट जो हमारी डर्मिस में जाके इमेजिनेट करती है जहाँ से हेयर फॉलिकल बनता है, हेयर फॉलिकल को भी 3 कनेक्टिव टिश्यू ने कवर किया हुआ है, एक आउटर रूट शीथ ने, इनर रूट शीथ ने और कनेक्टिव टिश्यू शीथ ने। इसके अलावा कुछ पूछना बेटा? मैम ये थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देना, इनर शीथ जो सराउंड करते हैं कौन से सेल्स, और आउटर और कनेक्टिव टिश्यू। मैम ये इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बता दें एक्सप्लेनेशन करके। और मैम ये इसमें इरेक्टर पिलाई के बारे में भी बताया हुआ है, वो भी बता दें। हाँ हाँ बताती हूँ बेटा। इनर रूट शीथ जो है ना वो हमारी शाफ्ट के बिगिनिंग को सप्लाई कर रही होती है, जहाँ से शाफ्ट बन स्टार्ट होता है ना वहाँ पे इनर रूट शीथ होती है, ठीक है। फिर जो आउटर रूट शीथ होती है ना, वो आपको पता है कि आपका जो हेयर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डर्मिस से, ठीक है। तो बिगिनिंग पे इनर रूट शीथ होगी, जैसे ही शाफ्ट एपिडर्मिस तक पहुंचता है तो वहां पे होती है आउटर रूट शीथ। और इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू शीट है वो भी बेटा किससे बनी है, डर्मिस से बनी है, ठीक है। आगे समझ आपको? कनेक्टिव टिश्यू शीट जो है बिल्कुल जो आउटर जो है ना, सबसे पहले आपके पास क्या बन रही होती है, इनर रूट शीट जो बिगिनिंग बना रही है, ठीक है। फिर आउटर रूट शीट है, और फिर आउटर बिल्कुल बिल्कुल आखिर में जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू शीट, ठीक है, जहाँ पे पेपिलरी मसल जो है वो अटैच होता है आके, एरेक्टर एरेक्टर पाइलोरम मसल जहाँ पे आके अटैच होता है कनेक्टिव टिश्यू शीट से, ठीक है। जो हमारे पास आपको पता चल गया इनर रूट शीट कहाँ पे है, बिगिनिंग ऑफ द शाफ्ट पे। आउटर रूट यस शीट मैम। जब शाफ्ट डर्मिस एपिडर्मिस में आके पहुंच जाती है वहाँ पे आउटर रूट शीट है। और कनेक्टिव टिश्यू शीट है वो भी डर्मिस से ही बनी है, लेकिन वो बिल्कुल ही आउटर है, वहीं वहीं से एरेक्टर पाइलोरम मसल जो है ओरिजिनेट हो रहा होता है,
ठीक है। ठीक है मैम, जब थैंक यू सो जब भी मच। बेटा, हाँ जी, जिस तरह सर्दी लगती है या कोई हमें डर लगता है या अल्लाह का खौफ आता है तो हमारे गूस बम्प बनने लग जाते हैं ना, तो वहाँ पे स्मूथ मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। स्मूथ मसल कौन सा है? ये इरेक्टर पाइलोरम मसल है, ठीक है बेटा। ये आपके जो मैंने फर्स्ट 4 चैप्टर्स की जो स्लाइड सेंड की थी ना, वो भी सही है, लेकिन उनमें कुछ मिस्टेक्स है, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप लोग स्लाइड से पढ़ें, ठीक है। ये तो मैं आपको स्लाइड से शो कर देती हूँ कि बिल्कुल ही आप लोगों को शो नहीं हो रहा होता, बस इसलिए एवी में बस शो करा देती हूँ आपको स्लाइड, लेकिन आपने पढ़ना बुक से ही है, क्योंकि मैंने आपको एक एक क्लास बुक से ही पढ़ाया था, ठीक है। तो आपने इन स्लाइड्स को नहीं देखना, ये तो बस मैं लेक्चर के लिए आपको ये शो करा रही होती हूँ, ठीक है। पढ़ना आपने बुक से ही है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जी, ये टेंशन लाइंस के बारे में बता दें। ओके बेटा, जो आपको आपके डॉट्सम ऑफ हैंड पे आपको अपनी फिंगर्स पे आपको लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है, नजर आ रही यस होती है मैम, ना, जब हम यस यस। फ्लेक्शन, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनको हम टेंशन लाइन बोल रहे होते हैं, ठीक है। लिनियर लिनियर फरोज, ठीक है, लाइन की ठीक, फॉर्म में जो हमें ये फरो की फॉर्म में जो होती है ना, ये टेंशन लाइंस होती हैं, ठीक है। ठीक है मैम। ये तो हमें क्लियर नजर आ रही होती है अपनी फिंगर्स पे, ठीक है बच्चा। जी मैम। जी, ओके। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। मैम ये क्लीवेज लाइन कौन सी होती है? बेटा क्लेवेज ये लाइन जो, जहाँ से हमने ऑपरेशन करना होता है, अच्छा ठीक है। ठीक है। ये डॉक्टर्स को हमें जब वो पढ़ाते हैं ना डिसेक्शन, जब डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं तो वो क्लेवेज लाइंस दिखाते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम जिसमें बच्चों आप लोगों को पता है कि क्या है, हमारी बॉडी का चीफ कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है। इसने हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी जो है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को का पार्ट है, ठीक है। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, आप मैम लोगों को आवाज पता है नहीं ये। आ रही। आवाज नहीं आ रही? सबको गंदा नहीं आ है। रही है, आपको ही नहीं आ रही? मैम मुझे तो आ रही है। अच्छा ठीक है, मुजम्मिल बेटा आप अब आए हो, इस टाइम आए हो? मैम। ठीक है बेटा, पढ़ रहे हैं हम नर्वस सिस्टम। आपको पता है नर्वस सिस्टम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन होता है और उसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको पता है कि क्या होता है, इसमें क्रेनियल नर्व्स आती हैं, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। अच्छा, आप अब मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जो हमारे पास ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो किससे बना है? इसमें बेटा क्या होता है, डायरेक्ट जो है लिंक होता है न्यूरॉन का विद द स्केलेटल मसल, ठीक है। न्यूरॉन है, उसका एक्सॉन आएगा, डायरेक्ट जो है स्केलेटल मसल पे आएगा। लेकिन जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें क्या होता है, न्यूरॉन होता है, फिर न्यूरॉन होता है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, फिर वो गैंग्लियन आता है बीच में, फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं और फिर स्केलेटल मसल की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट रूट है, डायरेक्ट जो है स्केलेटल मसल पे नहीं पहुंचता पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़े थे कि हमारे पास नर्वस सिस्टम में कितने सेल्स होते हैं, 2 टाइप्स के सेल होते हैं। एक होते हैं एक्साइटेबल सेल्स जो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, और एक होते हैं नॉन एक्साइटेबल जिन्हें हम सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं। वो हमारे पास कौन से होते हैं बेटा? न्यूरोग्लिया और एपेंडाइमा और शॉन सेल्स, ठीक है। न्यूरॉन का सेल स्ट्रक्चर आपको पता है कि उसमें सेल बॉडी होती है, सेल प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। एक होते हैं जो शॉर्ट होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं जो लॉन्ग होते हैं, ठीक है। इफरेंट होते हैं, वो होते हैं हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हमारे पास कितने हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन है, सूडो यूनिपोलर है, बाइपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर वो होते हैं कि जिसमें एक ही डायरेक्शन में जो है एक ही क्या कहते हैं वो होता है हमारे पास, क्या कहते हैं उसे, हमारे पास एक ही एक्सॉन होता है या फिर डेंड्राइट्स होते हैं। सूडो यूनिपोलर में ये होता है हमारे पास बेटा कि जो है एक हमारे बॉडी होती है, उसके साथ ही हमारे पास ये डेंड्राइट भी होता है, एक्सॉन भी होता है, लेकिन एंड पे जो है ना डेंड्राइट्स के एंड पे भी और फर्दर ब्रांचेज हो जाती हैं। तो ऐसे हमें लगता है कि वो यूनिपोलर है, लेकिन वो यूनिपोलर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद होता है बेटा बाइपोलर, जिसमें सेल के दोनों तरफ से एक्सॉन भी निकल रहा होता है और डेंड्राइट्स भी निकल रहे होते हैं। और मल्टीपोलर ये है कि उसमें जो है इन मल्टीपल डायरेक्शन जो है सेल बॉडी से एक्सॉन, डेंड्राइट्स और मल्टीपल प्रोसेसेस प्रोजेक्ट आउट हो रहे होते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा है कि हमारे पास नंबर ऑफ जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं, ये एक्सॉन डेंड्राइट्स के बेसिस पे हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बताई थी। उसके बाद है हमने लेंथ ऑफ एक्सॉन के बेसिस पे हमने न्यूरॉन्स को क्लासिफाई करना है, ठीक है। पहली टाइप है गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन्स, जिनमें लॉन्ग एक्सॉन होता है, उन्हें हम गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन्स कहते हैं। गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स वो होते हैं जिनमें नो एक्सॉन या शॉर्ट एक्सॉन होता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास के हमने साइनैप्स पढ़े थे,
साइनैप्स आपको पता है क्या होता है? एक नर्व इम्पल्स जो है दूसरी जो है सॉरी एक जब नर्व इम्पल्स आती है मसल पे आके टच होती है तो उनके बीच में जो एक क्लेफ्ट बनता है, जो नर्व के बीच में और मसल के बीच में होता है, वहाँ पे क्या होता है? साइनैप्स बनता है कि एक मैसेज आया, नर्व इम्पल्स मैसेज आई लेके आई है, वहाँ से फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ है, वो न्यूरोट्रांसमीटर फिर मसल के अंदर चला जाएगा जहाँ पे भी उसने अपना एक्शन करना है। ठीक है? और ये बेटा जो है हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स के साइनैप्स होते हैं, ठीक है? और उनके बेटा न्यूरोट्रांसमीटर भी कुछ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ना है बेटा न्यूरोल। बेटा अब थोड़ी देर में आपका ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आपने दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है? न्यूरोग्लिया न्यूरोग्लिया में न्यूरोग्लिया हमारे पास बेटा क्या है? सपोर्टिंग सेल्स हैं। कौन-कौन से होते हैं हमारे पास? न्यूरोग्लियल सेल जो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सॉफ्ट टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एपेंडाइमल सेल होते हैं। बेटा हमारे ब्रेन में हमारे पास जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है वो कहाँ से बनता है? वेंट्रिकल्स से। तो जो वेंट्रिकल्स को जिन सेल ने बनाया होता है वो होते हैं एपेंडाइमल सेल्स। तो ये भी सपोर्टिंग सेल्स हैं, ठीक है? कैप्सूलर और सैटेलाइट सेल्स बेटा ये क्या है? ये हमारे जो है सेंसरी और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के जो न्यूरॉन्स हैं उनको सराउंड करते हैं, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उनको। श्वान सेल्स जो है इन्होंने एक्सॉन्स को उसके ऊपर माइलिन शीट बनानी होती है, ठीक है? उसके अलावा और भी सेवरल टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिन्होंने मोटर और सेंसरी नर्व टर्मिनल्स को उन्होंने सराउंड किया होता है। उसके बाद बेटा हमारे पास जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं उसकी उन्होंने फर्दर टाइप्स बताई होती है। एक है मैक्रोग्लिया, ठीक है? वो उनकी टाइप्स के एस्ट्रोसाइट्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं और ग्लायोब्लास्ट है। माइक्रोग्लाइया जो होते हैं ये मेसोडर्मल ओरिजिन होते हैं, इनके भी आगे हम पढ़ते हैं। एस्ट्रोसाइट्स बेटा नाम से पता चल रहा है कि ये स्टार शेप्ड हैं, ठीक है? और इनके न्यूमेरियस प्रोसेसेस होते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स पढ़े थे जो कि थिक होते हैं और सिमेट्रिकल होते हैं और हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्रे मैटर में होते हैं। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स ये थिन है, एसिमेट्रिकल है और ये व्हाइट मैटर में होते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़े थे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की बेटा दो टाइप्स हैं, एक है इंट्राफेसिकुलर जो कि माइलिनेटेड ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं और पेरिन्यूरल सेल जो कि हमारी जो सेल बॉडी है उसकी सरफेस पे होते हैं। जो ग्लायोब्लास्ट है बेटा स्टेम सेल्स हैं जो कि बाद में डिफरेंशिएट होकर मैक्रोग्लाइया सेल्स बनाते हैं, ठीक है? और ये बेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एपेंडाइमा सेल्स के बीनीथ ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बेटा माइक्रोग्लाइया सेल्स हैं, ये ग्लाइयल सेल्स की बेटा ये भी टाइप्स हैं, ठीक है? और इनमें बेटा इनके इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बताई है कि इनकी फ्लैट सेल बॉडी होती है और स्मॉल फ्यू प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है? अच्छा, और इनका काम क्या है माइक्रोग्लाइया का? कि ये कैपिलरीज के वो सराउंड कर रहे होते हैं। इनका काम क्या है? ये फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है? माइक्रोग्लाइया सेल जो बेटा जब क्या ये कहाँ से बनते हैं बेटा? मोनोसाइट से, ठीक है? मोनोसाइट्स जो भी बेटा मोनोसाइट्स हैं वो बाद में फेगोसाइट्स बनाते हैं। तो माइक्रोग्लाइया सेल भी क्या है? फेगोसाइट्स ही हैं, ठीक है? ग्लाइयल सेल्स और एपेंडाइमल सेल्स का इन्होंने फंक्शन बताया हुआ है कि इन्होंने न्यूरॉन्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, जो नॉन कंडक्टिंग है उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है? और जो फेगोसाइटोसिस करनी है अगर कोई फॉरेन मटेरियल आ जाता है, ठीक है? उसके बाद जो है हमने पढ़ा था कि इनका क्या काम है, इन्होंने रिपेयरेशन कराने थे। कोई एरिया अगर डैमेज हो गया तो ग्लायल सेल्स जो हैं वहाँ पे प्रोलिफरेट होंगे और इस एरिया पे स्कार टिश्यू बना देंगे और वो दोबारा रिपेयर हो जाएगा, ठीक है? ग्लायल सेल्स ने जो है जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं साइनैप्स के बाद उनको ये क्या कर लेते हैं, जो एक्सेस होते हैं उन्हें स्टोर कर लेते हैं, ठीक है? और उसका काम और इनका क्या काम है? न्यूरॉन्स जो ये ग्लायल सेल्स हैं इन्होंने न्यूरॉन्स को प्रोवाइड करना है होमोस्टेसिस, ठीक है? आयनिक एनवायरनमेंट जो है मेंटेन करके रखना है। जो उसके अलावा हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं उन्होंने माइलिन ट्रैक्ट्स को माइलिनेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बेटा जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को माइलिनेशन प्रोवाइड करते हैं और जो श्वान सेल्स हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को माइलिनेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? और एपेंडाइमल सेल से क्या काम है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्रेन और सीएसएफ, ठीक है? ब्लड ब्रेन बैरियर मैंने आपको काफी मरतबा आपको टेस्ट में दिया था, आप लोग जो है सही नहीं इसकी डेफिनेशन लिखते थे। बेटा इसकी डेफिनेशन ये है कि हमारी जो है ब्लड में और नर्व सेल्स के लेवल पे ब्लड बिटवीन ब्लड और नर्व सेल्स एक कैपिलरी लेवल होता है, वहां पे एक बैरियर एग्जिस्ट करता है, उसे हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, ठीक है? ब्लड के कैपिलरी लेवल पे और नर्व सेल्स के कैपिलरी लेवल पे एक बैरियर होता है, उसे हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। ये बनता कैसे है? ठीक है, ये हमारी जो है कैपिलरी एंडोथेलियम, आपको मैंने कैपिलरीज का स्ट्रक्चर पढ़ाया था जब आपने कार्डियोवास्कुलर से पढ़ा था, हमने पढ़ी थी कैपिलरीज की टाइप, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, ठीक है? और एक होती है कॉन्टिन्यूअस कैपिलरीज, ठीक है? तो यहाँ पे किससे बन रहा है? कॉन्टिन्यूअस कैपिलरीज बना रही है,
ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम है वो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो बना रही है, ठीक है। और जो हमारे पास न्यूरॉन्स का जो है वो एस्ट्रोसाइट्स के जो प्रोसेसेस हैं वो बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बना रहा है, कैपिलरी एंडोथेलियम बना रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम बना रही है और एस्ट्रोसाइट सेल्स बना रही है। इनका क्या काम है कि इन्होंने सिर्फ जो सिलेक्टिव जो हमारी ब्रेन के लिए अच्छी चीजें हैं उनको जो है सिलेक्टिवली उनको परमिएबल है उनके लिए, लेकिन जो हार्मफुल है उनको जो है इस बैरियर ने प्रिवेंट करना है ब्रेन में एंट्री से, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, हमारी नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है। रिफ्लेक्स आर्क बनता स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले एक रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर बेसिकली स्किन पे ही होता है, ठीक है। वहां पे फिर अगर कोई स्टिमुलस आता है तो सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन उसको सेंस करते हैं, ठीक है। और फिर मैसेज जो है ब्रेन तक जाता है और वापस कौन लेके आता है, मोटर या एफरेंट न्यूरॉन लेके आते हैं, और वो एक्शन का कौन रिस्पॉन्स कौन देता है, इफेक्टर या मसल, इफेक्टर हम मसल ही होता है बेसिकली, ठीक है। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, हमारी बॉडी का कोई भी इनवॉलंटरी मोटर रिस्पॉन्स उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, ठीक है। हमारे पास होते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ठीक है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, जिसमें एक ही साइनेप्स बन रहा है। जिस तरह आपने पेशेंट को बिठाया है साइड ऑफ द बेड पे, आपने उसके पटेला पे, ठीक है, पटेला पे आपने उसको हिट किया, ठीक है। तो वो हिट करेंगे ना आप, तो वो उसका नी जो है एक्सटेंड होगा, ठीक है। नी जर्क लगेगा, उसका नी क्या होगा, एक्सटेंड होगा। तो यहाँ से बेटा जो है हमारे पास मैसेज लेके कौन जाएगा, एफरेंट न्यूरॉन लेके जाएगा, ठीक है। वो हमारी बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्रे मैटर में जाएगा, ठीक है। वहां पे डायरेक्ट ही वो मोटर एफरेंट न्यूरॉन है, डायरेक्ट ही मोटर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स बनाएगा, बीच में कोई और न्यूरॉन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कह रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट उसने एफरेंट न्यूरॉन ने डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स बनाना है और फिर जो है इफेक्टर जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये हो गया मोनोसाइनेप्टिक। उसके बाद होता है बेटा पॉलीसाइनेप्टिक। जिस तरह आप किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो बेटा सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज लेके जाएगा हमारे पास, ठीक है, वो फिर जो है ग्रे मैटर में लेके जाएगा मैसेज, ठीक है। ग्रे मैटर में मैसेज लेके जाएगा तो हमारे पास जो सेंसरी न्यूरॉन है और जो मोटर न्यूरॉन है उनके बीच में एक और न्यूरॉन होता है जिसे एसोसिएशन न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने देख लिया कि मल्टीपल न्यूरॉन्स आ गए, सेंसरी न्यूरॉन आ गया, एसोसिएशन न्यूरॉन आ गया और मोटर न्यूरॉन आ गया। फिर मोटर न्यूरॉन से फिर मैसेज वापस आएगा टुवर्ड द मसल, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे 3 जगह पे साइनेप्स बन रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, ठीक है। उसके बाद अब हम पेरिफेरल नर्व्स की तरफ आ जाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे पेरिफेरल नर्व्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। हमारे पास आपको पता होना चाहिए नर्व्स बनाता कौन है, ठीक है। नर्व्स आर द सॉलिड वाइट कोर्स कंपोज्ड ऑफ बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स, ठीक है। एक्सॉन्स के बंडल्स जो हैं वो क्या बना देते हैं, नर्व्स बना देते हैं, ठीक है। और हर मोटर जो है ईच मोटर नर्व फाइबर इज एन एक्सॉन विद इट्स कवरिंग, ठीक है। नर्व फाइबर कौन बना रहा है, एक्सॉन है, और उसकी कवरिंग जो है एक नर्व फाइबर, और सारी नर्व फाइबर्स मिलके क्या बनाती है, नर्व बना देती है, ठीक है। अब जिस तरह हमने मसल का पढ़ा था कि मसल को जो है कनेक्टिव टिश्यू सराउंड करता है, सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं, इसी तरह नर्व फाइबर के भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिन्होंने उसको सपोर्ट किया होता है। जो आउटर लेयर है नर्व की जिसने सपोर्ट किया होता है वो है एपिन्यूरियम, ठीक है। बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स को जिससे हम फेसिकुलस कहते हैं उसको कवर किया होता है पेरिन्यूरियम, और सिंगल नर्व फाइबर को कवर किया होता है एंडोन्यूरियम ने, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा हम स्पाइनल नर्व्स पे। हमारे पास 31 स्पाइनल नर्व्स है, 8 सर्वाइकल एंड 12 थोरैसिक है, 5 लंबर है, 5 सैक्रल और 1 कॉक्सिजियल है, ठीक है। हमने फिर पढ़ा था एक टर्म डर्माटोम, ठीक है। ये बच्चों ने अक्सर डर्माटोम की डेफिनेशन नहीं आ रही होती, अब ध्यान से सुन लें आप लोग, क्या है ये कि हमारी स्किन का कोई एरिया जिसको सिर्फ एक ही जो है स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट सप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डर्माटोम, ठीक है। जिस तरह अगर हम बाइसेप्स वाला एरिया या शोल्डर वाला एरिया की हम बात करें तो शोल्डर वाले एरिया की जो स्किन है वहां पे कौन सा हमारे पास है, C4 है, ठीक है। तो ये हम कहेंगे कि एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय अ सिंगल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड है डर्माटोम। C4 जो हमारे पास स्पाइनल नर्व है, ठीक है, और ये कौन सा सेगमेंट की है, सर्वाइकल सेगमेंट की है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि डर्माटोम की डेफिनेशन क्या है। स्किन जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के कौन से सेगमेंट जो है वो सप्लाई कर रहा है उस स्किन को, वो क्या बनाता है, डर्माटोम, ठीक है। अब जो शोल्डर है ये हमारा स्किन है, यहाँ पे उसको कौन सा स्पाइनल सेगमेंट, सर्वाइकल सेगमेंट है, और उसकी नर्व कौन सी है, C4 नर्व है, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि डर्माटोम क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइनल नर्व बनती कैसे है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से बेटा सबसे पहले जो है हमारी स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से कैसे कनेक्ट हुई हुई है, तो 2 रूट्स होते हैं, एक होता है वेंट्रल रूट और एक होता है डोर्सल रूट। वेंट्रल रूट हमारे पास मोटर होता है और डोर्सल रूट क्या होता है, सेंसरी होता है,
ठीक है, और ये दोनों रूट्स मिलके क्या बनाते हैं, स्पाइनल नर्व बनाते हैं। ठीक है, जब स्पाइनल नर्व बन जाती है तो स्पाइनल नर्व जब स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलेगी तो वो फिर फर्दर डिवाइड होगी, वो डॉर्सल रैमस बनाती है और वेंट्रल रैमस बनाती है। जो डॉर्सल रैमस है वो हमारी बॉडी के बैक एरिया को सप्लाई करेगी, और जो वेंट्रल रैमस है वो हमारी बॉडी के एंटीरियर और लेटरल साइड को सप्लाई करेगी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था नर्व प्लेक्सिस। नर्व प्लेक्सिस कैसे बनता है बेटा, हमारे जो अभी मैंने आपको बताया कि जब स्पाइनल नर्व जो है डिवाइड होती है वेंट्रल रैमस में और डॉर्सल रैमस में, तो प्लेक्सस कौन बनाता है, वेंट्रल रैमस और स्पाइनल नर्व। डॉर्सल रैमस कभी भी प्लेक्सस नहीं बनाता। और प्लेक्सस का काम क्या है, इन्होंने हमारी पूरी बॉडी को नर्व सप्लाई प्रोवाइड करनी है। और कौन कौन से स्पाइनल सेगमेंट जो है